नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 28 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? निम्न में से कौन एक सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? हमें यहां पर कुछ कंप्यूटर के टाइप्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्न में से कौन एक सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है, स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है और कॉस्ट में सबसे अधिक महंगा होता है। वह होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि साइज में सबसे बड़ा होता है, स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है और कॉस्ट में सबसे अधिक महंगा होता है। सुपर कंप्यूटर में एक साथ लाखों करोड़ों प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए यह एक सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है और साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मतलब जो सबसे अच्छा कंप्यूटर है, सबसे अधिक फास्ट कंप्यूटर है, साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर है, उसे बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज ब्लैंक से कम नहीं हो सकता है। MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज ब्लैंक से कम नहीं हो सकता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को समझा है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज ब्लैंक से कम नहीं हो सकता है। मतलब MS वर्ड में जो मिनिमम फॉन्ट साइज हो सकती है, न्यूनतम सबसे कम फॉन्ट साइज हो सकती है, वह क्या हो सकती है? तो MS वर्ड में जब हम फॉन्ट साइज को कम करेंगे तो हम इसको मिनिमम 1 तक कर सकते हैं, 1 से कम नहीं कर सकते हैं। MS वर्ड में जो टेक्स्ट की फॉन्ट साइज होती है उसको मिनिमम 1 तक कम किया जा सकता है, 1 से कम नहीं किया जा सकता है। और यदि मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम अधिकतम, तो हो सकती है 1638 तक। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को 1 से कम नहीं किया जा सकता है और 1638 से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। मतलब MS वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 1 और मैक्सिमम होती है 1638। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। MS वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है? 1। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1638। लेकिन यह दोनों शॉर्टकट की के माध्यम से चेंज किए जाते हैं। शॉर्टकट की के माध्यम से हम फॉन्ट साइज को मिनिमम 1 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 1638 तक कर सकते हैं। लेकिन MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। MS वर्ड में आप फॉन्ट साइज को ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इस ड्रॉप डाउन के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि MS वर्ड फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम कितनी होती है? 72। लेकिन MS वर्ड के अंदर हम शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को मिनिमम कर सकते हैं 1, मैक्सिमम कर सकते हैं 1638। और आपसे पूछा जा सकता है MS वर्ड में फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? डिक्रीज मतलब कम, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को कम किया जाता है। और यदि इंक्रीज करने की शॉर्टकट की पूछी जाती है, फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की पूछी जाती है, तो वह होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन को समझा।
मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है टेक्स्ट की एमएस वर्ड में 1, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1638, लेकिन यह शॉर्टकट की के माध्यम से होती है। फॉन्ट साइज को घटाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, और फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। जबकि फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है 8, मैक्सिमम कितनी होती है 72। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 से कम नहीं हो सकता है। हम इन सभी ऑप्शन को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, तो चलते हैं एमएस वर्ड पर और इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली समझते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। अब यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन समझने मिलेंगे और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखने मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है एमएस वर्ड में 11 पॉइंट एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम कितनी होती है 72। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। लेकिन यदि हम शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट साइज को कम करते हैं, शॉर्टकट की के माध्यम से, शॉर्टकट की क्या है फॉन्ट साइज को कम करने की? कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। इस शॉर्टकट की से हम फॉन्ट साइज को 1 तक कम कर सकते हैं, 1 तक, लेकिन 1 से कम नहीं कर सकते हैं। मिनिमम कितनी होती है 1, और शॉर्टकट की क्या है फॉन्ट साइज को कम करने की? कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। और यदि हम फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और इस शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट साइज को 1638 तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी हो सकती है 1638 और मिनिमम कितनी हो सकती है 1। तो यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार करे और सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली भी समझा। आपको यहां पर 2 शॉर्टकट की और तैयार करनी है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? सिंगल पॉइंट से मतलब एक पॉइंट से, उसके लिए कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट। और यदि हमें सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है, घटाना है, तो कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट हमें प्रेस करना होता है। यह दोनों शॉर्टकट की भी फॉन्ट साइज को बढ़ाती हैं और घटाती हैं। जो पहली शॉर्टकट की है यह सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाएगी और दूसरी शॉर्टकट की सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को घटाएगी। इनको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट को प्रेस किया। आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज सिंगल पॉइंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और यदि हम कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट को प्रेस करें, बिग ब्रैकेट को, तो फॉन्ट साइज सिंगल पॉइंट घट रही है, मतलब कि डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर फॉन्ट साइज से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकता है, हमने सभी क्वेश्चंस को एक साथ समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पेपर में पूछा गया है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि यूजर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट की सर्विस कौन उपलब्ध कराता है? किसी यूजर या ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट कौन उपलब्ध कराता है? वह होता है आईएसपी, और आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनी जो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती है, वह कंपनी कहलाती है आईएसपी। और आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
आईएसपी कुछ कंपनियां होती हैं जो यूजर को इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती हैं, इन्हें कहा जाता है आईएसपी, और आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस करता क्या है? डीएनएस किसी वेबसाइट के यूआरएल को, किसी वेबसाइट का यूआरएल मतलब उसका एड्रेस, यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, जो कि किसी वेबसाइट के यूआरएल को मतलब उसके एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यूआरएल को आईपी एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है? तो किसी भी वेबसाइट के यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है डीएनएस, और डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि किसी वेबसाइट के यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीपीसीटी के लिए, क्योंकि सीपीसीटी के पेपर में आईपी टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आईपी टॉपिक सीपीसीटी के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है, नेटवर्क में पहचाना जाता है। मतलब इंटरनेट में या नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को उसके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? तो आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वह भी इस क्लास से संबंधित ही है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक, मतलब क्लास जी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं, लेकिन क्लास जी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन्स होते हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस होता है वह 32 बिट्स का होता है, 32 बिट का होता है, जबकि आईपी वर्जन 6 में जो आईपी एड्रेस होता है वह 128 बिट्स का होता है, 128 बिट्स का होता है। यह सभी क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? वह होती है 128 बिट्स। आपसे पूछा जा सकता है आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? वह होती है 32 बिट्स। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लास जी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में ऑल स्लाइड्स की लिस्ट शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में, स्लाइड शो मोड मतलब जब आपका प्रेजेंटेशन रन हो रहा है, जब आपका प्रेजेंटेशन प्ले हो रहा है, उस समय पर ऑल स्लाइड की लिस्ट को शो करने के लिए
किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब आपने यदि पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाया है और वह प्रेजेंटेशन अभी प्ले हो रहा है, स्लाइड शो हो रहा है, उस समय पर आपको अपने प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड की लिस्ट को शो करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। अभी हम आपको यह जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं यह प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही कर रहे हैं और अभी हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड शो मोड में ही है। मतलब हम एक एक स्लाइड को आपके सामने शो कर रहे हैं। इस समय यदि हमें अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड की लिस्ट शो करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। उसके लिए हमें Ctrl+S को प्रेस करना होता है। Ctrl+S, वैसे Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की होती है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन रन हो रहा होता है, स्लाइड शो हो रही होती है, उस समय पर Ctrl+S को प्रेस करके हम अपने प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड की लिस्ट शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने ऑल स्लाइड का डायलॉग बॉक्स आ गया है, जिसमें हमारे प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड की लिस्ट हमें शो की जा रही है। यह होता है Ctrl+S से। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में ऑल स्लाइड की लिस्ट को शो करने के लिए Ctrl+S का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को ब्लैंक कहा जाता है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को ब्लैंक कहा जाता है। हमने आज की वीडियो में ही सुपर कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन और भी समझा था कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को ब्लैंक कहा जाता है। मतलब भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर है परम सुपर कंप्यूटर। परम 8000 नाम का पहला सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया गया था, परम 8000। जो परम है इसका फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन। परम का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन मतलब एक साथ कई मशीन का काम करने में यह कंप्यूटर सक्षम होता है। पैरेलल का मतलब है समांतर रूप से, और सुपर कंप्यूटर में एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को, लाखों करोड़ों प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो परम का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल मशीन। परम 8000 भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है, और जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं यह सीडेक के द्वारा बनाई जाती हैं। सीडेक के द्वारा, सीडेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाती है। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, और परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं वह सीडेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। परम का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल मशीन। तो यहां पर हमने परम सुपर कंप्यूटर से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। परम सुपर कंप्यूटर को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से संबंधित है। हमसे पूछा गया है कंप्यूटर के संबंध में यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिबैक का फुल फॉर्म, यूनिबैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर के संबंध में यूनिबैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूनिबैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है? मतलब हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वह क्या प्रोसेस करता है? इंफॉर्मेशन, डेटा, हार्ड डिस्क या प्रोग्राम्स? तो जो सीपीयू है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है,
प्रोसेसर कहा जाता है। यह डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद किस में बदल देता है? इंफॉर्मेशन में बदल देता है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें हम जो इनपुट करते हैं वह क्या होता है? डेटा को हम इनपुट करते हैं। यह डेटा सीपीयू के पास, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है और सीपीयू इस डेटा की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट प्रदान किया जाता है, जो रिजल्ट दिया जाता है, वह कहलाती है इंफॉर्मेशन। मतलब हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसकी प्रोसेसिंग करती है और हमें जो आउटपुट या रिजल्ट देती है वह कहलाती है इंफॉर्मेशन। यहां पर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डेटा से। प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वह कहलाती है इंफॉर्मेशन। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है? तो सीपीयू डेटा की प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट किसकी कुछ विशेषताएं हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट किसकी कुछ विशेषताएं हैं? हमें जो यह 4 विशेषताएं दी गई हैं यह किसकी हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम की, ब्राउजर की, एंटीवायरस की या ऑपरेटिंग सिस्टम की? यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़े होंगे, इनपुट मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हमें मल्टीपल टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेजमेंट। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन या विशेषताएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोसेस को मैनेज करता है, स्टोरेज को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि हमें ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है? जिससे हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यदि आपको एमएस वर्ड में पहले से बनी हुई किसी फाइल को ओपन करना है तो आप ओपन डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। आपने ओपन की एक शॉर्टकट की भी पढ़ी होगी, Ctrl+O, जो बेसिक शॉर्टकट की है, जर्नल शॉर्टकट की है ओपन की, वह क्या होती है? Ctrl+O। यदि हमें कोई पहले से बनी हुई फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+O का यूज किया जाता है ओपन के लिए। लेकिन यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें तो Ctrl+O ऑप्शन ही नहीं है। मतलब एमएस वर्ड के अंदर यदि हमें किसी फाइल को ओपन करना है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, तो हम Ctrl+O का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई शॉर्टकट की है जो कि हमसे यहां पर पूछी गई है। तो एमएस वर्ड में यदि आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो अभी तक आप Ctrl+O का तो यूज करते ही थे, यह तो बेसिक शॉर्टकट की है। लेकिन कंट्रोल के साथ F12 से भी हम ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। मतलब एमएस वर्ड में यदि हमें पहले से बनी हुई कोई फाइल ओपन करनी है तो 2 शॉर्टकट की होती हैं, एक होती है Ctrl+O, एक होती है कंट्रोल के साथ F12। तो ओपन के लिए 2 शॉर्टकट की हैं, Ctrl+O और Ctrl+F12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड में ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+F12 का यूज किया जाता है। इन दोनों शॉर्टकट की को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है।
यदि यहां पर हमें ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स की विंडो ओपन करनी है, डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो हम कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल ओ से भी ओपन आ जाता है और हम कंट्रोल के साथ F12 को भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F12 से भी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहां पर दो शॉर्टकट की होती हैं ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस F12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबंटू, मिंट, फेडोरा निम्न में से किसके वर्जन्स हैं? अबंटू, मिंट, फेडोरा निम्न में से किसके वर्जन्स हैं? हमें यहां पर कुछ वर्जन्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है यह सभी किससे संबंधित हैं। अबंटू, मिंट और जो फेडोरा है यह लाइनेक्स के वर्जन्स होते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिन्हें लाइनेक्स के फ्लेवर भी कहा जाता है। अबंटू, मिंट, फेडोरा, सेंट ओएस यह सभी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स होते हैं और इन्हें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर्स भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अबंटू, मिंट, फेडोरा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स या फ्लेवर्स होते हैं। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनक्स टोरवॉल्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अबंटू, मिंट, फेडोरा लाइनेक्स के वर्जन्स होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को ब्लैंक कहा जाता है। स्प्रेडशीट में किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को ब्लैंक कहा जाता है। स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल, वह सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देते हैं वह कहलाते हैं हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस एक्सेल, गूगल शीट, यह सभी स्प्रेडशीट हैं। तो हमसे पूछा गया है स्प्रेडशीट में किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को ब्लैंक कहा जाता है। आपने एमएस एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए कई प्रकार के फंक्शंस को पढ़ा होगा, यूज किया होगा। जब हम एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यह हमसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने एमएस एक्सेल में एक फंक्शन लगाया, फॉर एग्जाम्पल इफ एक फंक्शन है और हमने इसके अंदर एक और फंक्शन लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल एंड फंक्शन। यहां पर दो फंक्शन एक साथ लग गए। इफ तो हमारा मेन फंक्शन है, लेकिन इफ के अंदर हमने एक और फंक्शन लगा दिया, कौन सा फंक्शन? एंड फंक्शन। तो जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लग जाता है तो उसे कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन मतलब फंक्शन विद इन फंक्शन, फंक्शन विद इन फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर जब कोई दूसरा फंक्शन लग जाता है तो वह क्या बन जाता है? नेस्टेड फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्प्रेडशीट में किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। हमसे पूछा गया है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। हमने एक क्वेश्चन समझा था आईपी एड्रेस की क्लास से संबंधित, वहां पर हमने आपको आईपी से संबंधित 5-6 क्वेश्चन बताए थे। उसी में एक क्वेश्चन बनता है कि नेटवर्क में या इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, वह होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। आईपी का फुल फॉर्म आईपी प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में
आईपी एड्रेस की साइज 32 बिट्स होती है और आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज 128 बिट्स होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान की जाती है। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मॉडेम का फुल फॉर्म। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है और मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के साथ उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के साथ उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के साथ उपयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है। मल्टीपल रूल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का सेट होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल के साथ किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वह होता है एसएमटीपी। एसएमटीपी, ईमेल के साथ एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एफटीपी भी एक प्रोटोकॉल है। एफटीपी भी एक प्रोटोकॉल है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज ईमेल के साथ किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? स्टार्ट मेन्यू मतलब जहां से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को, फाइल फोल्डर को ओपन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। हमसे पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए दो शॉर्टकट की होती हैं। एक शॉर्टकट की तो होती है हमारी विंडोज की। विंडोज की से आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हो। यह हमारा विंडोज की के द्वारा ओपन किया गया स्टार्ट मेन्यू है। हमने विंडोज की को प्रेस किया तो हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया है। इसी प्रकार से आप एक और शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल के साथ एस्केप की को प्रेस करके भी आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हो। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए दो शॉर्टकट की हैं। एक तो है विंडोज की, इससे आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल प्लस एस्केप की। कंट्रोल प्लस एस्केप से भी हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एस्केप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क ब्लैंक भी कहा जाता है। किसी नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क ब्लैंक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है कि किसी नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क ब्लैंक भी कहा जाता है। मतलब जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उसको नेटवर्क का डिजाइन तो कहते हैं, लेकिन डिजाइन के अलावा और क्या कह सकते हैं? तो कोई भी नेटवर्क जो होता है उस नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। आर्किटेक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट। तो किसी नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी नेटवर्क के डिजाइन को नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप प्लॉटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप किसका उपयोग कर रहे हैं? यदि आप
प्लॉटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप किसका उपयोग कर रहे हैं? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, नेटवर्किंग डिवाइस का या स्टोरेज डिवाइस का? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि आप प्लॉटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप किसका उपयोग कर रहे हैं? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, नेटवर्किंग डिवाइस का या स्टोरेज डिवाइस का? तो जो प्लॉटर होता है यह एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हार्ड कॉपी आउटपुट जो लार्ज साइज के बैनर होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है और प्लॉटर के द्वारा वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता। वेक्टर ग्राफिक्स मतलब जो हाई क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनको कितना भी जूम कर लिया जाए इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। एक होता है रेस्टर ग्राफिक्स को अधिक जूम करते हैं तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स को जूम करने पर इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है और वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप प्लॉटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप एक आउटपुट डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? HTML से यह क्वेश्चन पूछा गया है। HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं और HTML से स्टैटिक वेब पेज बनते हैं। स्टैटिक वेब पेज बनते हैं। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? हाइपरलिंक क्या होती है? जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा पेज के अंदर हाइपरलिंक होती हैं। जब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो आप किसी अदर पेज पर नेविगेट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, वह कहलाती है हाइपरलिंक। मतलब वेबसाइट के पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछा गया है HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? वह होता है ए टैग या एंकर टैग। ए टैग या एंकर टैग HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करता है और इस टैग के साथ href एक एट्रीब्यूट भी हमें लगाना होता है। ए मतलब एंकर टैग, जिसका एक एट्रीब्यूट भी हमें लगाना होता है href, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंकर टैग से हाइपरलिंक क्रिएट की जाती है। यहां पर और भी टैग हैं। li टैग, li का मतलब होता है लिस्ट आइटम। लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए li टैग का यूज किया जाता है। इस टैग को ol और ul टैग के साथ यूज किया जाता है। ol का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, यदि हमें HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम OL टैग का यूज कर सकते हैं। IMG टैग का यूज वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 टैग समझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एंकर टैग का यूज हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से पूछा गया है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर किसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे पूछा गया है वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हिस्ट्री लिस्ट मतलब आपने अपने ब्राउजर पर कौन कौन से वेब पेज या कौन कौन सी वेबसाइट अभी ओपन करी हैं
वह हमें हिस्ट्री लिस्ट में शो किया जाता है। यदि हमें हिस्ट्री लिस्ट ओपन करनी है तो हम Ctrl+H का यूज करते हैं। Ctrl+H से वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन किया जा सकता है और हिस्ट्री लिस्ट में हमारे द्वारा विजिट की गई वेबसाइट और वेब पेज की इंफॉर्मेशन शो होती है। तो हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।